everyone, I am Ansh and you are watching Glam Study Activities. Welcome back to my YouTube channel. So friends, आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो कि सुपर मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमें स्टार्ट करना चाहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। So let's get started without wasting any time. सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले मतलब हमें एक तरह से रिव्यू टाइप दिया हुआ है, दैट इज़ दिस पोर्शन एंड इन दिस इट्स टेल दैट आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो एक तरह से ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है, हम उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो कि हमारे अर्थ पे के साइड में सराउंडेड है। ओके, एंड ऑल ह्यूमन बींग्स एंड डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और बिल्कुल सही बात है कि हम सब एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेड है, क्योंकि उसके अंदर एयर होती है और एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, और जो कि ऑक्सीजन ही हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन एयर में होता है और एयर एटमॉस्फेयर में होती है। मतलब इन शॉर्ट एटमॉस्फेयर ही हमारा मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑन द अर्थ, ऑन द सर्वाइवल, और हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अर्थ एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो सन से हमारी अर्थ पे आती हुई रेज को हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उनको कैप्ट कर लेता है बीच में ही, और जो हमारे पास रेज आती है वो फिल्टर हुई आती है, जिसमें कोई भी ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और इट्स प्रोटेक्ट्स एंड विदाउट blanket of protection we would baked after the heating of the sun during day, or and freeze during the night. So in this mean of atmosphere has make temperature and the earth इनवेलेबल। मतलब अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हम दिन के वक्त में मतलब बिल्कुल बेक्ड हो जाते, मतलब पक जाते, एक तरह से फ्राई हो जाते, फ्राई पैन में जैसे होते हैं, और नाइट के टाइम फ्रीज़ हो जाते, बर्फ़ में जम जाते बिकॉज। और इसी वजह से एटमॉस्फेयर जो होती है हमारी मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है मतलब वेदर वगैरह होता है उसको मेंटेन करके रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद है उसके कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मीन एटमॉस्फेयर की कंपोजिशंस क्या क्या है। ओके, डू यू नो दैट द एयर वी ब्रीथ हैज़ ब्रीथिंग एक्चुअल मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। मतलब जो हमारी एयर होती है जो हम लेते हैं उसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होती हैं और बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेकअप बल्क होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, हॉरिजॉन, आर्गन एंड हाइड्रोजन एंड लेज़र क्वालिटीज़ एंड ये सब भी हमारी कुछ अदर गैसेस है। और यहाँ पे आपको दिया गया है एक मतलब कंपोजिशन ऑफ एयर एटमॉस्फेयर का डायग्राम, जिसमें सारी एयर की मतलब प्रॉपर्टी बताई गई हैं, कितने परसेंट है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन 0.93% एंड ऑल अदर गैसेस आर ऑफ 0.04%। ओके, सो आप इसमें देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है मतलब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है और टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे उसमें प्रेजेंट है एयर में। और द पाई इन द चार्ट गिवन नाइट्रोजन इज द मोस्ट quantified gas in our air. When we inhale some amount of nitrogen into our lungs and exhale it, but plants and nitrogen do not plants are oxygen for their survival। नाइट्रोजन हमारी जो लंग्स में है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है, पर जो वो होते हैं प्लांट्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन भी एज एन ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए। ओके,
सो बिफोर हम नेक्स्ट पेज पे जाए इससे पहले हम डू यू नो वाला चार्ट पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. सो डू यू नो में हमें गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एटमोसफेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बाय द trapping of the heat reflected by from the earth. It's therefore it's known as greenhouse gas, and without it earth will be too cold to live in. However, where it's level up, the atmosphere increases due to factory smokes or car fuels. The host increases the temperature of the earth. It's called global warming. This is a rise in temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. As a result of the sea level rises causing floods in the coastal areas, there may and the drastic changes in the climate of a place lending to extraction of some plants and animals इन लॉन्ग रन. मतलब इतना बड़ा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें सिर्फ ये बात क्लियर होती है, ये बात बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, वो एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मतलब प्रोड्यूस करती है और वो ट्रैप कर लेती है हीट को रिलीज बाय द अर्थ. ओके, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के थोड़े से बेनिफिट्स भी हैं, उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं. जैसे फ़ायदा ये है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हम बहुत ज़्यादा मतलब अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी होती जिसके कारण वो मतलब हमारे लिए एलिजिबल नहीं होती हमारे लिविंग के लिए. और ऐसे ही जो मतलब गर्मी मतलब जो हीट ट्रैप कर लेती है तो उस हीट से कई सारी कंट्रीज़ में अलग अलग एरियाज़ में कोस्टल एरियाज़ में मतलब जो स्नो जमी हुई है वो मेल्ट हो रही है जिसके कारण फ्लड्स आ रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है और बहुत सारे ऐसे ही. तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना वो वाला पैराग्राफ. दैट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बिकॉज दैट लीव इन द सॉइल रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर और चेंजिंग इट सिंपल फॉर्म टू द प्लांट्स दैट कैन बी यूज. मतलब जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए तो होती है पर वे अपने मतलब जैसे हम डायरेक्टली लेते हैं वैसे वे नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पाते. इसलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो उसके अंदर लीव करते हैं जिसके अंदर सॉइल्स की और रूट्स ऑफ सम प्लांट्स मतलब जो रूट्स होती हैं सम प्लांट्स की जैसे पी प्लांट में होता है ना, तो वो नाइट्रोजन ले लेती है और फिर ऐसी फॉर्म में उसे चेंज कर देती है जो कि प्लांट्स इजीली उसे यूज़ कर सके. ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन इन द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. ह्यूमन animals take oxygen from their air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. एंड आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लांट्स लेती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करती है. एंड इन दिस वेरी ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट एंड द एयर रिमेन्स कांस्टेंट और जिसके कारण जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है और जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो दोनों इक्वल रहती है हमेशा. एटमॉस्फेयर में कोई कम ज़्यादा नहीं होती है कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया कभी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं होता है. दोनों बिल्कुल इक्वल रहती हैं. ओके, जो दोनों की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल इक्वल रहती है. उसके बाद जो बिटवीन डिस्कैश होता है. ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट गैस आती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी दोनों गैसेस. अब कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं क्योंकि उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़रूरी है जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन. और अगर आप देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी कम होती है ना तो भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होगा क्योंकि उसके बाद जो प्लांट्स होंगे उनके पास मतलब इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है. थोड़ा क्या पूरा ही हार्मफुल होगा जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ नहीं करेगा तो ऑफकोर्स वो मतलब उसकी मतलब वो मर जाएगा, राइट.
उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इन द अनदर ट्रांसपोर्ट गैस ग्रीन प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। और यहाँ पे भी मतलब इस मैटर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यूज़ होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि अगर वो उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे नहीं तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ करेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करेंगे तो ह्यूमन एंड एनिमल्स कैसे जिएंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और द प्लांट्स इज सेम अमाउंट ऑफ द प्लांट्स यूज बाय द प्लांट्स वाइल्ड परफेक्ट बैलेंस, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। और जो बैलेंस है यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, बट इसके आगे जो बैलेंस कहाँ पर ख़राब हुआ है, दैट इज हेंस द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, मतलब जब हम पेट्रोल्स वगैरह सब एक तरह से बर्न करते हैं और उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जिसके कारण होता है एज कोल एंड ऑयल, मतलब इन सब का बर्न होता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस मतलब प्रोड्यूस करती हैं, और जिसके कारण हमारा जो बैलेंस है वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। और उसके बाद है द एड द बिलियंस ऑफ द टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बिलियंस ऑफ टन्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देता है एटमॉस्फेयर में ईच ईयर। अब आप देखो बिलियंस ऑफ टन्स ऐड कर देता है एकदम से किस में, एटमॉस्फेयर में, तो फिर अब वो हमारे लिए तो थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा ना, ठीक है। एज अ रिजल्ट द intensive volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate। और ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका हमें डिसएडवांटेजेस ये है कि उसके कारण हमारा मतलब जो अर्थ में है वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर की पिक्स दिखाई गई हैं जहाँ पर उसके कारण ही हुआ है, जैसे वार्निंग एटमॉस्फेयर और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऊपर नीचे जब ये मतलब फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उनकी हार्मफुल गैसेस की वजह से सब मतलब जो एटमॉस्फेयर में है चेंजेस आ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डू यू नो वाला पार्ट, दैट इज व्हेन एयर इज हीटेड अप इट एक्सपेंड्स अप एंड बिकम हाई गोज अप कॉल्ड इन द डेंसर एंड द हैवी। मतलब आपको पता ही है कि जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, मतलब उसका जो वेट होता है वो लाइटर होता है कोल्ड और डेंसर से, और वो हैवी होता है, दैट्स वाई इट्स टेंड्स अप एंड सिंक डाउन। बट हॉट एयर राइसेस कॉल्ड एयर सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल टू द गैप, मतलब जो गैप फिल कर देती है, एंड दैट वो एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, और वहीं पे एयर जो सर्कुलेशन टेक्स प्लेस हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दिस दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि एटमॉस्फेयर का किस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि है ट्रोपोस्फेयर, जो कि आपने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया होगा, ओके, और थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब मैं इनकी सीक्वेंस बताऊँ कैसे याद करता हूँ। अब आप देखो कि मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो एक तरह से बिल्कुल वैसा ही है, मतलब TSM TH एंड एग्जोस्फेयर। मतलब मैं तो इन्हें एक तरह से ऐसे याद करता हूँ कि देखो ई है एग्जोस्फेयर, मतलब ई सबसे पहले आता है, मतलब वो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी। सॉरी मैं फिलहाल आपको इस वाले स्ट्रक्चर से दिखाता हूँ। देखो आप देखो जैसे फर्स्ट है हमारा एग्जोस्फेयर, ई अल्फ़ाबेट में इन सबसे पहले आता है, मतलब ये सबसे ऊपर नंबर पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर रहता है दैट इज़ TH। अब टी तो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे हम एच से देखेंगे, एच सेकेंड नंबर पे आता है, राइट, तो इसलिए ये सेकेंड नंबर पे। उसके बाद है एस, उसके बाद फिर और फिर हमारा आता है मेसोस्फेयर, ऐसे ही M, और फिर ऐसे ही हमारा जो है ये आ जाता है दैट इज
उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर आ जाता है। उसके बाद फिर दोबारा हमारा वो आ जाता है मेसोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। अब एम के बाद दोबारा एस आ जाता है, राइट। अब एस के बाद दोबारा टी आता है। अब इसमें बस एक यहाँ पे कंफ्यूजन रह जाएगी कि यहाँ पे टी एच और यहाँ पे टी। सो आप हमेशा याद रखना कि थर्मोस्फेयर का टी एच है और हम इसका टी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी टी दो बार आया तो हम उसका सेकेंड लेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा लेयर है ट्रोपोस्फेयर, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। और इट हैज़ द एवरेज हाइट, और जो इसकी एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। और जो एयर वी ब्रीथ एग्जॉस्ट एयर, और जो जितने भी हमारा मतलब एयर वगैरह का होता है फंडा वगैरह वो सब हम यहीं पे एग्जिस्ट होता है, मतलब एग्जिस्ट है। और ऑलमोस्ट द वेदर फिनोमेना, जैसे जितना भी वेदर फिनोमेना होता है, जैसे आज रेन है, कल बारिश है, ऐसे ऐसे जितना भी होता है वो सभी यहीं पे होता है। सेकेंड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? अबव द ट्रोपोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है। उसके बाद है इट लाइज इन द इट्स एक्सटेंट इज द हाइट, और इसकी हाइट उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, डैट इज़ 50 किलोमीटर। उसकी थी 13 किलोमीटर एवरेज हाइट, और इसकी थी 50 किलोमीटर। दिस इज़ द लेयर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमिना, मतलब इस वाली जो लेयर है उसमें कुछ भी क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं और एसोसिएटेड नहीं होती है ये वेदर फिनोमिना से, मतलब इस जगह जो भी होता है मतलब वो वेदर से बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रखता है। उसके बाद है आइडल फ्लाइंग एरोप्लेन्स, और इस वाली लेयर में ज़्यादातर एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे वेदर रिलेटेड नहीं होता तो बारिश वगैरह ख़राब मौसम नहीं होता तो यहाँ पे इजीली प्लेन्स फ्लाई हो जाते हैं। उसके बाद है वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स ओजोन गैस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसका है डैट इज़ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सनरेज, और जो ओजोन गैस है वो हमें सनरेज से और ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डैट इज मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, इट अबव स्ट्रेटोस्फेयर, और इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर है। अब आप देख रहे हो जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते इनकी हाइट बड़ी होती जा रही है। सबसे पहले वाली की थी 13 किलोमीटर, डैट इज़ ऑफ ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, डैट इज़ 50 किलोमीटर, एंड दिस इज़ ऑफ 180 किलोमीटर, दिस इज़ ऑफ मेसोस्फेयर। और जो मेटेरोइड्स बन होते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी मतलब उल्कापन, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में तो मेटेरोइड्स वगैरह होते हैं, और ये सब यहाँ पे आके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिससे हमारी जो धरती पे मतलब ज़्यादा मतलब जो हमारी अर्थ का सरफेस है उस पर मतलब ख़तरा नहीं रहता, वरना अटैक्स अगर कोई बिना मेसोस्फेयर से पास हुए आ गए तो बिल्कुल ये एक जगह का बिल्कुल एरिया ख़त्म कर देगा, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट लेयर आती है डैट इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इसकी टेम्परेचर राइजेज वेरी हाई, और यहाँ पे मतलब जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी हाई हो जाता है। और इनोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ द लेयर, और यहाँ का आइनोस्फेयर एक पार्ट है इस वाली लेयर का। अब उसका वर्कआउट क्या है अब हम पढ़ते हैं, डैट इज़ ओके। और इसका मतलब और इस लेयर में 80 to 30 किलोमीटर का है ये, और दिस लेयर से अब देखो आप यहाँ से 80 से 400 किलोमीटर, इसकी हाइट अभी तक मतलब एक्यूरेट नहीं है, इसकी ऊपर नीचे होती रहती है। दिस लेयर्स हैव इन द रेडियो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे हमारे नेटवर्क सिग्नल आ रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो नेट की हेल्प से देख रहे हो, और वो नेट है वो ऊपर से आ रहा है रेडियो ट्रांसमिशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद है and the fact that radio waves transmits from the earth are reflected back to the earth, और यहाँ पे जितनी भी रेज आती है ट्रांसमिटेड होती है रेडियो की, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ एजोस्फेयर। टॉपिक नहीं, ये एक लेयर ही है, और ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इट्स नोन एज एक्सोस्फेयर। ओके, और ये एटमॉस्फेयर के नाम से जानी जाती है। और जो लेयर है उसके आगे मतलब इट्स लाइज बिटवीन हेलियम एंड हाइड्रोजन, मतलब इस वाली लेयर में हाइड्रोजन एंड हेलियम गैस बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में मिलती है हमें, और फ्लोट्स ऑन द
स्पेस, और ये जो गैस है वो स्पेस में फ्लोट करती रहती है, मतलब घूमती रहती है। उसके बाद है हमारे लेक्स 2 में एक आई थिंक प्रोजेक्ट है ये, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, एक तरह से एक्टिविटी है। और इन दिस फॉर 2 days एंड प्रिपेयर्ड आउट ऑफ वेदर रिपोर्ट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर और ऑब्जर्व द चेंजेस अकर्ड। मतलब इस वाले में आप कर सकते हो, ये बहुत ही मतलब सिंपल सी है, एक्टिविटी टाइप ले लीजिए आप इसे। मतलब इसमें 2 दिन के लिए सिर्फ आपको 2 दिन के लिए तो नहीं, सम डेज़ के लिए 1 वीक के लिए कर लीजिए आप एक काम कीजिए, आप डेली न्यूज़पेपर तो आपको रीड करना ही चाहिए, आप उसमें से टेम्परेचर नोट डाउन करिए और फिर वेदर न्यूज़ वगैरह से ध्यान करिए कि कौन कौन से चेंजेस हमारे उस वेदर में आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, डैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। हमने पढ़ ही लिया है वेदर क्या होता है। वेदर हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि वेदर होता है एक कंडीशन फॉर अ सम टाइम ऑफ मतलब सिचुएशन, और क्लाइमेट होता है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट मोर देन 5 years। ओके, so it is going to be rain today and it will be sunny, how much time it will have hear this thing, मतलब ये वाली चीज़ें हम कितनी बार सुनते हैं कि आज बारिश होगी या फिर कल होगी, धूप निकलेगी, कैसा दिन होगा। One day if you imagine our body to be a radio and mind speakers, whether it is something fit is with the contract notes, whether is out to art change। मतलब यहीं पे डेफिनेशन दी गई है कि वेदर जो है वो हर घंटे चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर में, और हॉट बर्न वेदर इज़ इनएलेबल, और हमेशा के लिए वेदर मतलब रिपोर्ट हर जगह के लिए नहीं की जा सकती। और इट्स प्लस वेदर में इट्स चेयरफुल इवन प्लान, मतलब बहुत सारे मतलब इसमें मतलब वेदर का कुछ बताया नहीं जा सकता। कभी कभी जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर की रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनका मतलब जो भी बताते हैं वो भी गलत हो जाता है। अगर वो कहते हैं कि बारिश होगी आज, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है भाई, लास्ट आवर में मतलब लास्ट सेकंड में वेदर की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। ओके, सो डू यू नो का पार्ट पढ़ लेते हैं। You will surprised to know that the earth received only one in its once tens hundreds thousand 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore and then million, मतलब 2 मिलियन से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ सन है एनर्जी के, उसमें से सिर्फ 1 पार्ट मिलता है उसको, अर्थ को। मतलब भाई कितना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें से बहुत कम पार्ट मिलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, डैट टेम्परेचर डैट यू फील एवरी डे इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस इन द गिवन। मतलब टेम्परेचर ऐसी चीज़ होती है जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की, वो कितना ठंडा है कितना गर्म है, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डेज एंड द नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम द सीजन्स टू सीजन्स, समर्स टू विंटर्स। और मतलब जो टेम्परेचर होता है वो डे और नाइट में चेंज नहीं होता, बल्कि समर्स और विंटर्स में भी चेंज होता है। मतलब आप सब देखिए, समर्स में हमारा 30 to 40 डिग्री नॉर्मल रहता है, और विंटर्स में हमारा आई थिंक इस एरिया में तो मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश की इस एरिया में तो जिस जगह में इस वक्त रह रहा हूँ उस एरिया में तो 0 to 15-20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है नॉर्मली ठंड के मौसम में। एन इम्पॉर्टेंट फीचर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन डिक्रीजेशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन इज इंकरिंग सोलर एनर्जी इम्पोर्टेड बाय द। और अब यहाँ पे एक काम की मतलब बात है जो कि क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, डैट वॉज व्हाट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन इज अ इनकमिंग सोलर एनर्जी interrupted by earth। Okay, so the amount of insulation decreases from the equator towards the poles। इसका जो अमाउंट है वो like this, देखो ये हमारी अर्थ दैट इज मतलब दैट इज डिवाइडेड बाय द दैट इक्वेटर इनटू 2 हाफ्स, और जो इसका मतलब वो है इंसुलेशन जो डिक्रीजेस होता रहता है, ये सोलर टू पोल होता है। ये इक्वेटर पे सबसे हाईएस्ट होता है, और ऐसे ऐसे जितना नीचे आते हैं उतना ज़्यादा डिक्रीज होता रहता है। इंडिया तो इस साइड में है, इक्वेटर उस ट्रॉपिकल
कैंसर यहाँ से पास हो रहा है, तो आई थिंक उसका तो थोड़ा कम ही होगा। इक्वेटर मतलब वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है एरियाज़ में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है थर्मोमीटर्स वगैरह, और यहाँ पे थोड़ा मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह टाइप दी हुई है। ओके, सो उसके बाद है टेम्परेचर डिक्रीज इन द सम डू यू सॉरी नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द पोल्स आर कवर्ड विद द स्नो। और अगर आपको पता चल गया है हमारा मतलब जो पोल्स है, मतलब हमारी स्नो क्या गिरे हुए क्यों रहते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब सनलाइट बहुत कम पहुँचती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, एंड इफ द अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजेस टू हाई इट वुड बिकम वार्म ऑफ द सी। कितने पेज हो गए? 5 पेजेस हो गए। आई थिंक ये मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, बिकॉज इट्स ठीक है। मैं एयर प्रेशर तक पढ़ा देता हूँ, एयर प्रेशर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने आपको पार्ट 2 भी देखना है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आफ्टर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो। ओके, एंड टेम्परेचर राइसेस इन द हाइगर विलेजेस। और जितने भी इक्वेटर से दूर दूर एरियाज होते हैं उनकी टेम्परेचर हाई हो जाते हैं। द हीट रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और वहाँ पर हीट जो होती है वो नाइट के टाइम रिलीज होती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है, ठीक है। Also, the crowded high-rise buildings in the cities and the trap form areas। और यहाँ पे भी हमारी जो गर्म हवा होती है वो एक तरह से ट्रैप हो जाती है और फिर रात को मतलब रिलीज़ होती है, जिससे हमें मतलब रात के टाइम ज़्यादा ठंडा लगे, ठीक है। और ये ड्यूनो वाले पार्ट जो हैं हम अपनी इस वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वाला हम पढ़ लेते हैं बिकॉज ये इसके बराबर में ही है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इन डिग्रीज इज सेल्सियस। और अगर हम टेम्परेचर को मेज़र करने की बात करें डिग्री में, वो सेल्सियस है। एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स व्हाट इज दिस सेल्सियस। ओके, ये एंडर सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। ऑन द सेल्सियस स्केल इट वॉज फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर सेल्सियस की स्केल की बात की जाए तो हम यहाँ पे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इसका नेम भी आप अच्छे से याद कर लेना, आई थिंक MCQs या फिर कहीं पर भी इसका नेम पुटअप किया जा सकता है। सो आप अच्छे से याद कर लेना, आपको अपने नंबर्स बिल्कुल अगर आपका 100 नंबर का टेस्ट होता है तो आपको ज्योग्राफी में कम से कम 99.5% तो लाने ही चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा, वरना मैं स्पेशल वीडियो ऑर्गेनाइज कर दूंगा उसके लिए। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ। अब तो न्यूज़ आ रही है कि 10 Feb से हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर डैट, बिकॉज पूरा मतलब ईयर हो चुका है हम स्कूल नहीं गए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है स्कूल के बारे में। आप कितने एक्साइटेड हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। गुड बाय, चलो।